नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड जज मार्कंडेय काटजू, बहुत चर्चा में रहते थे। उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ सड़ रहा है। बहुत रिएक्शन हुआ इसका, बहुत चर्चाएं हुई कि क्या क्यों कहा गया, और तमाम तमाम सवाल उठे, हाई कोर्ट के ऊपर उठे, कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट में जाके उठे। और कल एक घटना हुई थी, बहुत तेज बारिश थी, बिजली कड़की और हाई कोर्ट के ऊपर गिरी। अच्छा हुआ कि समय समाप्त हो गया था, वकील दाएं बाएं थे। एक फ्लोर पूरा कमरा टूट गया, पानी देखिए वीडियो कितना भयंकर है, ये बिजली का गिरना, दीवार टूट जाना, पानी आ जाना। तो मैंने ट्वीट किया था, मतलब मेरा कोई संदर्भ वैसा नहीं था, लेकिन मैंने ट्वीट किया था कि नेचर भी कुछ इशारे दे रही है मिलॉर्ड, न्याय की इस देश में बहुत ज़रूरत है। अब मैं इससे ज़्यादा लिख नहीं सकता था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। चाहे वो सही फैसले हों, चाहे वो गलत फैसले हों, चाहे उन फैसलों पे सवाल हो, क्योंकि वो अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करेंगे तो अवमानना की श्रेणी में मिलॉर्ड खड़ा कर देंगे आपको। लेकिन आज फिर एक वाकया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे उत्तर प्रदेश सरकार मेहरबान हुई, तो मुझे लगा कि संवाद करना चाहिए। और क्यों नहीं संवाद करना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, कोरोना शुरू हुआ था और यूपी में बस 500, 200, 500 केस आए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसालों पे, कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया था कि आप पान मसाला उत्तर प्रदेश में नहीं बेच सकते। कारण ये था कि WHO की रिपोर्ट आई थी कि अगर आप पान थूकते हैं, पान मसाला थूकते हैं, तो थूकने से कोरोना फैलता है। अच्छा फैसला था। और वैसे भी पान मसाला मैं कभी नहीं समझ पाता कि ये सरकारें जो होती हैं, ये आपको जिंदा रखने के लिए बनती हैं या अपनी कमाई के लिए आपको मारने का लाइसेंस देती हैं। सारे रिकॉर्ड बता रहे हैं, WHO की सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पान मसाला खाने वाले लोग बहुत जल्दी मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं, मुंह के कैंसर से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो पान मसाला क्यों नहीं प्रतिबंध किया जाता, ये मुझे आज तक समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में सालों से ये याचिकाएं लंबित हैं, और पान मसाला लॉबी इतनी ताकतवर है, इतनी पैसे वाली है कि उसके अपने अपने हेलीकॉप्टर हैं, घर में खड़े रहते हैं, हजारों करोड़ की कमाई होती है लोगों को। तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, मुझे अच्छा लगा। और जब कोरोना पीक पे आ गया, 50-50 हज़ार केस निकलने लगे, तब पान मसाला कंपनियों को लगा कि हमारी तो हजारों करोड़ की आमदनी डूब जाएगी। तो सुनने में आया एक बड़ी डील हुई, और जब हजारों केस रोज निकल रहे थे तो पान मसाला बेचने की अनुमति दे दी गई। अब मैं बहुत रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ इतने पंगे, ज़रूर से ज़्यादा पंगे हो जाते हैं। एक तो मेरे लिखने से, मेरे बोलने से सरकार वैसी नाराज़ रहती है कि सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश में मेरे अलावा का, मैं अपने मुंह बड़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप मुझे देख के बता दीजिएगा, ना कोई अखबार है, ना कोई चैनल है जो सरकार के खिलाफ 2 लाइन बोलने की हिम्मत कर सके। जिसको पैसे से खरीदा जा सकता है, सरकार ने उसको पैसे से खरीदा। जो बोल रहे थे उनके यहाँ छापे, तमाम चीज़ें देकर फिर डराया, फिर कहा पैसे लो, मुंह बंद करो। अब कोई नहीं बचा। तो सरकार को ये बुरा तो लगता ही है कि मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों सच सामने दिखाता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर सिस्टम में 50,000 पेशेंट रोज़ हो रहे हैं, आपने 500 पेशेंट थे तो आपने थूकने पे, पान मसाला पे प्रतिबंध लगाया, 50,000 पे खोल दिया। जो आदेश हुआ कि पान मसालों को अनुमति दी जाती है, मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने रिट तैयार करी, मैं इलाहाबाद गया, क्योंकि जुडिक्शन इलाहाबाद था, समय लखनऊ बंद आ रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझसे कहा गया कि जो बेंच चल रही है ये मालूम करो, हाई कोर्ट के जिन बेंच जज साहब हैं, मालूम करो क्या इनका कोई भाई या भतीजा वकालत करता है। तुम भली किसी और वकील को करो, लेकिन इनके भतीजे का भी वकालतनामा लगवा दो। मतलब अगर आप 20,000 रुपये अपने वकील को दे रहे हो तो 20,000 इनके जज साहब के भतीजे को भी दे दो। जब जज साहब के बेटे का, भतीजे का वकालतनामा होगा तो फैसला तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग खबर थी कि जज के बेटे, भतीजे भी वकालत करेंगे, उनके वकालतनामा पे जज साहब फैसला दे देंगे। ये तो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अब हम लोग लड़ लेते हैं, आपस में लड़ाई होती है तो एक ही लाइन कही जाती है, मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा।
तो इस देश के इस लोकतंत्र की अभी भी सबसे बड़ी आस्थाएं कोर्ट ही है, और वहाँ पे भाई भतीजावाद लागू है। तो काटजू जी की टिप्पणी इसी संदर्भ में थी। बात आई गई हुई, बात आगे तक निकली। सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा, एक चीफ जस्टिस थे, उन पे एक महिला ने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने छेड़खानी की कोशिश करी, और उसके बाद रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए जो सरकार के पक्ष में थे, और रिटायर होते ही वो राज्यसभा भेज दिए गए। वो लड़की भी गायब हो गई और वो उसके आरोप भी गायब हो गए। बदले में राफेल और तमाम किस्से इतिहास का पन्ना बन गए, कोई जजमेंट नहीं आया, ना ही जो टेप पेगासस का कांड हुआ था वो उसका सच सामने आ पाया। तो जनमानस तो सवाल करेगा, चाहे वो अवमानना की श्रेणी में। जब मैं बोल रहा हूँ, पता है कि हो सकता है मीलॉर्ड का गुस्सा आया तो कल मुझे तलब करे और फिर 6 महीने के लिए मुझे जेल भेज दें, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अगर किसी लड़की ने, महिला ने आरोप लगाए तो क्या हुआ, इसको पूरे देश को जानना चाहिए। और फिर वो लड़की भी गायब हो गई और जज साहब राज्यसभा का सदस्य बन गए, तो क्या डील हुई ये भी पूरे देश को जानना चाहिए। 130 करोड़ के देश को क्यों नहीं जानना चाहिए कि सरकार और जजों के बीच में डील क्या होती है। अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों पे लोग सवाल खड़े करते रहते हैं कि ये सरकार से ये चाहते हैं, ये सरकार से ये चाहते हैं, ये सरकार से ये चाहते हैं, इसीलिए सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देते। जो अपर माध्यमिकता होते हैं, जो महाधिविकता होते हैं, वो उन जजों के संग क्या क्या खेल करते हैं कहने की जरूरत नहीं है। तो आदमी कहाँ जाए, न्याय की उम्मीद किससे करे? जब कोई बड़ा आदमी होता, अर्नब गोस्वामी के लिए 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट हाजिर हो जाता है और गरीब आदमी की सुनवाई सालों तक नहीं होती है, तो सवाल तो खड़े होंगे। मैं आज का वीडियो जो बोलने की बात करी मैंने, मेरे को हाथ में एक पत्र आया और 21 सितंबर का पत्र है ये। अब मुझ पर उत्तर प्रदेश सरकार कल को फिर ये मेरे ऊपर एक मुकदमा लगा सकती है कि इतने गोपनीय पत्र आपके पास कहाँ आ सकते हैं, आ जाते हैं, आपके पास मिलते कैसे हैं। पिछले दिनों भी मैंने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा के लिए जो उन्होंने एक पैनल तैयार किया था कि जल्दी सुनवाई हो, वो भी मैंने चिट्ठी आपको दिखा दी थी। बड़ा बवाल हुआ उस पर। मुझे सुनने में आया कि ऊपर से नीचे हड़कंप मचा कि संजय शर्मा तक चिट्ठी कैसे पहुँची। आज भी मेरे हाथ में एक चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी निकुंज मित्तल विशेष सचिव उत्तर प्रदेश ने विशेष सचिव अपर विधि परामर्शी को लिखी और लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश में राज्य की ओर से वादों की पैरवी हेतु राज्य विधि अधिकारियों के आवधिकरण के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय पर मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश की राज्य की ओर से वादों की पैरवी हेतु श्री युवक यू ललित पुत्र श्री यू ललित रजिस्ट्रेशन संख्या 2017 अधिवक्ता को वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के रूप में आवत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अब ये जो यू ललित हैं, जिनकी वकालत को सिर्फ 5 साल हुए हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार पैरवी के लिए आबद्ध करती है। देखिए, सरकार का अपना फैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में किससे पैरवी कराती है, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि जो जिस विषय के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको करते हैं, सीनियर वकील करते हैं। मेरे एक अधिवक्ता मित्र से मैंने बात करी, वो मुझसे बोले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि सिर्फ 5 साल की प्रैक्टिस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट में किसी को अपना अधिवक्ता नियुक्त करे पैरवी के लिए। और फिर मुझसे बोले कि कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। चीफ जस्टिस 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, तो उनका बेटा पैरवी करेगा तो शायद कुछ चीज़ों का समाधान निकल सके। मीलॉर्ड, मैं नहीं जानता कि इसमें सच क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नैतिकता के पैमाने में, आत्मसम्मान के पैमाने में ये बात खराब संकेत दे रही है। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। पारदर्शिता आदमी को जहन में समझ आनी चाहिए, ये पारदर्शिता है। 130 करोड़ देश के लोगों के लिए चीफ जस्टिस साहब आप भगवान जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट भगवान होता है उनका, आप न्याय के पुजारी हैं। मेरी बात मानेंगे, लेकिन तब भी मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध आपसे जरूर करूंगा, एक नागरिक के रूप में अनुरोध करूंगा, एक अच्छे पत्रकार के रूप में अनुरोध करूंगा, और एक भारत के एक सच्चे व्यक्ति, सच्चे प्रहरी के रूप में आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बेटे से कहिए कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
तब तक वो किसी सरकार की पैरवी ना करे। सरकार की पैरवी के लिए रूप में हजारों लाखों रुपए सरकार से ना ले, क्योंकि इससे आपकी भी छवि पे असर पड़ेगा और आपके बेटे की छवि पर भी असर पड़ेगा। सरकारें हमेशा आप तक पहुंचना चाहेंगी। आप चीफ जस्टिस साहब बहुत ताकतवर है, प्रधानमंत्री के बाद आप सबसे ताकतवर इंसान हैं। सरकार हर हालत में आप तक पहुंचना चाहेंगी, हर राज्य सरकार पहुंचना चाहेगी। आप अपने परिवार को इस जंजाल से बचाइए, क्योंकि आपका बेटा वहां पैरवी करेगा तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई फैसला सरकार के पक्ष में आएगा तो लोग सवाल करेंगे कि चीफ जस्टिस का बेटा वहां पैरवी करता था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आना ही था। मुझे यकीन है कि जो बाकी हाई कोर्ट के जज, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे पता है कि मेरा वीडियो सब सुनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों पे पूरे प्रदेश की, देश की निगाहें हैं, आपके फैसलों पे निगाहें हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप सरकार से एहसान लेते हैं, वो मकान का होता है, वो गाड़ी का होता है, ये चर्चा का विषय रहता है। सबको पता रहता है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद एक आप आयोग चाहते हैं, एक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है जिसका फैसला आप 1.5, 2, 3 साल तक देते नहीं हैं। जो फैसला केवल 1 महीने में रिपोर्ट दे सकते हैं, वो आप 2, 3 साल तक नहीं देते। ये सवाल है चर्चा में, और आपके पूरे संकाय की, आपके पूरे संस्थान की छवि खराब करती हैं चीज़ें। आप अपना आचरण नहीं सुनाएंगे तो लोकतंत्र बहुत बदल रहा है, चर्चाओं में आप भी आएंगे और ठीक नहीं रहेगा। लोकतंत्र वैसे भी खत्म हो रहा है, लोकतंत्र के सारे स्तंभ खत्म हो रहे हैं। अगर आप भी अपना आचरण नहीं सुधारेंगे तो सवाल खड़े होंगे। मैं पुनः देश के चीफ जस्टिस से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बेटे से अनुरोध करें कि वो कम से कम 2 महीने तक, जब तक आप रिटायर नहीं हो रहे हैं, तब तक वो उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दें, क्योंकि बेटा अगर पिता के सामने सरकार की पैरवी करेगा तो जो फैसला आएगा उस पर सवाल खड़े होंगे। मुझे यकीन है कि मैंने शायद कोर्ट की अवमानना नहीं की है, और अगर की भी है तो मैं इसका दंड भुगतने को तैयार हूँ, क्योंकि सच बोलना मेरा धर्म है और मैं ज़रूर बोलूँगा। शुक्रिया।